नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक से आपसे चर्चा करूंगा, जिस टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द मोस्ट पावरफुल एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडियन पॉलिटी के अगली लेक्चर की अगली सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं, इनके बारे में जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक किया गया है। आर्टिकल 52 साफ साफ कहता है देयर शुड बी प्रेसिडेंट इन अवर कंट्री। ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया है कि एक राष्ट्रपति की आवश्यकता, एक राष्ट्रपति होना चाहिए, आर्टिकल 52 में। तो अगर हम इनके इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन इनका जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो चाहे पार्लियामेंट के हों चाहे विधानसभा के हों, दोनों इलेक्टेड मेंबर लिए जाते हैं इनके इलेक्शन में। एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ये एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं इसमें पूरा एंटायर कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होता है इनके इलेक्शन में। एंटायर कंट्री इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि विधानसभा हो गई और लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, जितने भी एमपी हैं और एमएलए हैं वो सारे के सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, और इनकी जो ओथ है वो एक स्पेशल ओथ इनको दी जाती है, एक स्पेशल तरीके की ओथ होती है, कोई रिलीजियस ओथ टाइप का इनके साथ नहीं होता। इनको एक स्पेशल ओथ लेनी होती है अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले, जो कि आर्टिकल 60 में थर्ड शेड्यूल में साफ साफ डिफाइन है, जिसमें इनको ओथ लेनी होती है कि आई शैल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड अवर कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे रिलीजियस ओथ का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप ओथ इस ओथ को समझ सकते हैं तो वहीं से आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि इन्हीं का काम है प्रोटेक्ट करना संविधान को, प्रिजर्व करना संविधान को और डिफेंड करना संविधान को। इनको नॉमिनल हेड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि नॉमिनल हेड या फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है। इनको डी जूरे भी बोलते हैं। डी जूरे और डी फैक्टो दो वर्ड होते हैं। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल एग्जीक्यूटिव और डी जूरे का मतलब होता है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। तो ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोले जाते हैं एक तरीके से, और फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी काम होते हैं गवर्नमेंट बिजनेस के, जितने भी वर्क होते हैं वो सारे इन्हीं के नाम पर किए जाते हैं। वो चाहे किसी बिल पे साइन करना हो या किसी डिप्लोमेट को भी अगर अपॉइंट करना है, वो भी इन्हीं के नाम पर किया जाता है। अब अगर हम इनके क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन में क्या आता है? पहली बात तो ये सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरी बात ये इनकी एज जो है वो 35 ईयर होनी चाहिए, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा, स्पेशली लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी हैं वो क्वालिफ़िकेशन सारी इनकी होनी चाहिए, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बस ये बेसिक सी क्वालिफ़िकेशंस होती हैं किसी भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट बनने के लिए। अच्छा, आप ये सोचिए जो हमारे इलेक्टोरल हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं, जिनको प्रेसिडेंट बोला जाता है, प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्यों इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन रखे गए? इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों रखे गए? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट हैं, डायरेक्ट इलेक्शन भी हो सकते थे। तो उसके कई सारे रीज़न थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर कहते हैं कि पहली बात तो उससे क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट ना हो किसके बीच? प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच। प्राइम मिनिस्टर जो हैं और जो प्रेसिडेंट हैं, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सबसे मेन चीज़ तो ये है। और दूसरी बात, इतना हमारे पास बजट भी नहीं था उस टाइम पे जब संविधान बना कि हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट करा सकें, प्राइम मिनिस्टर का भी डायरेक्ट करा सकें। और मेन रीज़न तो कॉन्फ्लिक्ट का है कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर दोनों डायरेक्टली इलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं। लेकिन अगर हम ऑर्डर ऑफ पावर देखें तो पावर सबसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से ऊपर आते हैं पावर में। लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में प्रेसिडेंट के बाद आते हैं प्राइम मिनिस्टर। सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं, दूसरे नंबर पे आपके वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, तीसरे पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं। तो फीचर्स में मेनली आपके क्वालिफिकेशन आती है। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा आपका आता है टर्म।
टर्म क्या है, नॉर्मली 5 ईयर होती है। 5 ईयर टर्म्स के लिए कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन इसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। सपोज डेथ हो गई या फिर वैकेंट हो गई सीट, वैकेंसी हो गई यहाँ पे, और या तो फिर रिज़ाइन दे दिया। तो रेजिग्नेशन ही किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन किसको देते हैं? अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देते हैं। और सपोज मान लो डेथ हो गई, तो उस टाइम पे, या फिर सीट वैकेंट है, तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और एक्टिंग प्रेसिडेंट जरूरी नहीं है कि केवल वाइस प्रेसिडेंट बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन ये 6 मंथ से ऊपर नहीं हो सकता। 6 मंथ से ऊपर एक्टिंग प्रेसिडेंट नहीं हो सकता हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 65 में साफ साफ डिफाइन किया गया है कि वैकेंसी जो है वो 6 महीने से ऊपर नहीं होनी चाहिए प्रेसिडेंट ऑफिस में। अगर ऐसा होता है तो आपको विद इन 6 मंथ इलेक्शन दोबारा से कंडक्ट कराना पड़ेगा, और दोबारा से नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आएंगे, वो कार्यभार संभालेंगे। तो 6 मंथ तक एक्टिंग प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो सकते हैं, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इम्पीचमेंट की। जो महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट है, वो कैसे लाया जाता है प्रेसिडेंट जी के खिलाफ। एक्चुअली इम्पीचमेंट जो वर्ड है, ये हम कभी कभी यूज़ तो कर देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके लिए भी, लेकिन वो इम्पीचमेंट नहीं होता, वो रिमूवल होता है। उसको रिमूवल कहेंगे। टेक्निकली ये इम्पीचमेंट और रिमूवल दोनों अलग अलग शब्द हैं। इम्पीचमेंट हमने लिया एक्चुअली ये यूएसए से है, इसलिए इम्पीचमेंट उनके लिए भी बोल देते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट रियल में जो होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ आर्टिकल 61 में लिखा गया है इम्पीचमेंट के बारे में, बाकी सबके बारे में रिमूवल के लिए लिखा गया है। और इसका प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मान लो CJI जो हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, या हाई कोर्ट के कोई जज हैं, या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज हैं, उनको अगर रिमूव करना है तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। कोई एक सदन लेकर आता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रपोजल रखता है, वो लोकसभा राज्यसभा कोई भी हो सकता है, और फिर दोनों में पास होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और रिमूव कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर होता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में 2 सदन हैं। एक सदन प्रपोजल रखता है और दूसरा उसको इन्वेस्टिगेट करता है। एक में प्रपोजल आता है, दूसरे में इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि क्या ये सही है। दूसरा सदन इन्वेस्टिगेट करता है और फाइनली उसे क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट हो जाता है। अगर इन्वेस्टिगेशन में बातें सच पाई जाती हैं तो इम्पीचमेंट हो जाता है। यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट के साइन चाहिए होते हैं, और दूसरे जो हमारे दूसरे पद हैं, जैसे जज हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, या दूसरे जज हो गए, न्यायाधीश, हमारे लोकसभा के हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो गए, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश, इन सबको रिमूव किया जाता है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के साइन की जरूरत होती है। लेकिन अगर मान लो प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इम्पीचमेंट प्रोसीजर लाया जाता है, जो कि एक सदन में लाया जाता है। दूसरा सदन उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है, जबकि इन्वेस्टिगेट करने का प्रोसीजर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के केस में नहीं होता। तो इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसके बाद फाइनली आर्टिकल 61 के तहत रिमूव किया जा सकता है। रिमूव क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लो सपोज कोई उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बेसिकली इनका काम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना, प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना। अगर इन तीनों कामों में से कुछ गड़बड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ गड़बड़ी हुई है, तो माना जाता है कि इनकैपेबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, या डिफेंड नहीं कर पा रहे, या प्रिजर्व नहीं कर पा रहे। सिर्फ इस केस में प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है। तो अब पावर की बात करते हैं। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 53 साफ साफ कहता है कि सारे जो एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाएंगे, और सारी की सारी पावर डायरेक्टली इनडायरेक्टली राष्ट्रपति के पास ही निहित रहती हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव पावर हैं। उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं इनडायरेक्टली में, क्योंकि डायरेक्टली तो उनके पास बहुत सारी पावर है। इनडायरेक्टली पावर में मतलब वो लोगों को अपॉइंट करते हैं और उनके थ्रू अपने काम करवाते हैं, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आते हैं। तो अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि जो उसे क्या बोलते हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। आर्टिकल 74 इनका है। आर्टिकल 74 कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू
एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। ये जिम्मेदारी है एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कि जो ड्यूटीज़ हैं, ये एक ड्यूटी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कि जो कोई सा भी मामला हो, कोई अगर एग्जीक्यूटिव मामला है तो उसमें आपको एड एंड एडवाइस करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ खेल खेल दिया गया कब? जब 42nd अमेंडमेंट आया। 42nd अमेंडमेंट किसके द्वारा लाया गया? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट में बोला गया कि ये जो एड एंड एडवाइस होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, मतलब मंत्रालय में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, इनके द्वारा जो भी एडवाइस दी जाएगी प्रेसिडेंट को, ये बाइंडिंग होगी। जबकि ओरिजिनल में ऐसा कुछ नहीं था, बाइंडिंग नहीं थी, वो चाहे तो माने, ना चाहे तो ना माने। आर्टिकल 74 साफ साफ कहता है कि केवल एड एंड एडवाइस कर सकते हो। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? एक खेल कर दिया गया और बोला गया अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो जो भी बोलेंगे वो चीज बाइंड हो गई प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आया 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट कौन लेके आया? मोरारजी देसाई जी की सरकार लेके आई। इसमें क्या बोला गया कि प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी बात ना माने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात ना माने, लेकिन सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हैं, एक बार, ओनली वंस वो बोल सकते हैं कि डिनाई कर सकते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है। लेकिन दोबारा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वही चीज़ बोलते हैं तो उनको मानना ही पड़ेगा। तो फिर भी ये बाइंडिंग ही रहा। 44th अमेंडमेंट में भी ये बाइंडिंग ही रहा, लेकिन उसमें एक बार डिनाई करने का ऑप्शन दे दिया गया। और सपोज प्रेसिडेंट मना कर देते हैं, नहीं मानते हैं, तो क्या होगा? फिर होगा भैया इम्पीचमेंट। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान में लिखा गया है कि उनका काम है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड करना। आप कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड या प्रोटेक्ट और प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नहीं सुन रहे हैं। ऐसा संविधान में 42nd अमेंडमेंट में लिख दिया गया था कि आपके ऊपर ये बाइंडिंग है, अगर आप नहीं मानोगे तो आपका इम्पीचमेंट कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है प्रेसिडेंट, तो इससे इनको लेजिस्लेटिव पावर मिलती है। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में पास कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के एक्ट नहीं बनता। तो ये यहाँ पे इनकी सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव पावर होती है। साथ ही साथ इनके पास वीटो पावर भी है इसको लेकर। तो 3 तरीके के वीटो होती है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो है इंडिया के कंटेक्स्ट में बोला जाता है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है उसका पॉकेट अमेरिकन पॉकेट से भी बड़ा होता है, कि मतलब ये अनलिमिटेड टाइम तक किसी बिल को अपने पॉकेट में रह सकते हैं। ये आर्टिकल 111 में डिफाइन किया गया है। अगली आती है जुडिशियल पावर। इसको जुडिशियल पावर ना कह के हम मर्सी पावर भी कह सकते हैं, पार्डनिंग पावर भी बोल सकते हैं, जो कि आर्टिकल 72 में साफ साफ डिफाइन किया गया है। इसमें कंप्लीट पार्डन कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको बताऊंगा। अगली आती है मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, क्योंकि जो उससे क्या बोलते हैं, तीनों सेनाएं हैं, इनका सुप्रीम कमांडर एक तरीके से प्रेसिडेंट होता है। वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन में ये डिफरेंस होता है, जब तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर ना कर दे कि ये वॉर सिचुएशन है तब तक वॉर नहीं होता, उसके डिक्लेयर करने के बाद ही वॉर माना जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं पूरी हमारी मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर हमारे देश का प्रेसिडेंट होता है। तो हम देखते हैं पार्डनिंग पावर, जो कि आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट को दी गई है। इसमें पार्डन में क्या होता है? सबसे पहली पावर होती है पार्डन, इसमें कंप्लीट पार्डन, किसी को पूरी तरीके से माफ कर देना। फिर दूसरा आता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि सपोज किसी को डेथ पेनल्टी हुई है, उसकी डेथ पेनल्टी को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देना, मतलब सजा को का प्रारूप बदल देना, उसको कम्यूट कर देना, उससे कम में। जैसे किसी को डेथ हुई है तो उसको कम्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। फिर आता है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है? टाइम पीरियड जो होता है, उसका टाइम पीरियड जो है, किसी को जो सजा हुई है उसका टाइम पीरियड जो है उसको रिड्यूस कर देना, टाइम पीरियड को रिड्यूस कर देना। लेकिन इसमें सजा का कैरेक्टर नहीं बदलता। सपोज आपको सजा मिली है वहाँ पे उसे क्या बोलते हैं, मजदूरी करने की, तो आपको मजदूरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन सपोज आपको 2 साल की है तो 1 साल की कर दी जाएगी। रेमिशन में ये होता है।
रिस्पाइट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पीरियड को कम कर देना, टाइम पीरियड को कम कर देना। किस लिए? और इसमें सजा का कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है, क्योंकि ये स्पेशल ओकेजन में होता है। लाइक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसकी सजा कम कर दी, उसको माफ़ कर दिया गया। और या फिर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है, उसकी सजा कम करके उसको माफ़ कर दिया गया, ऐसा किया जाता है। रिप्रीव का मतलब होता है, रिप्राइव में क्या होता है, स्टे लगा देना, एक तरीके से स्टे लगा देना। मान लो किसी को डेथ पेनल्टी हुई है, तो उसकी डेथ पेनल्टी पे स्टे लग गया, उसकी फांसी के लिए उसको उस पर स्टे लगा दिया गया कुछ दिनों के लिए, कि उसको या तो कंप्लीट पार्डन मिल जाए या तो उसको कम्यूटेशन मिल जाए, कम्यूट कर दिया जाए, मतलब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया जाए। तो ये प्रेसिडेंट के पास 5 पार्डनिंग पावर होती हैं बेसिकली। गवर्नर के पास जो पावर होती है, गवर्नर के पास जो 161 के तहत, आर्टिकल 161 के तहत गवर्नर को पावर मिलती है, पार्डनिंग पावर, उसमें क्या होता है, गवर्नर के पास मिलिट्री पावर और पार्डन पावर नहीं होती है। वो कंप्लीट किसी की फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता। और जो मिलिट्री पावर होती है, जैसे मार्शल कोर्ट ने, अगर मिलिट्री कोर्ट ने किसी को कोई सजा सुनाई है, वो सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं उसको माफ, लेकिन उसमें उस केस में गवर्नर माफ नहीं कर सकता। अगली आपकी आती है इमरजेंसी पावर और फाइनेंशियल पावर। इमरजेंसी पावर और फाइनेंशियल पावर जो है वो मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वाले लेक्चर में जब उसे क्या बोलते हैं, इमरजेंसी डिस्कस कर रहे थे, तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। इमरजेंसी पावर आपका 360, 352, 356, 356 और 360, ये 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। फाइनेंशियल पावर में आप एक तरीके से कह सकते हैं, जो रेवेन्यू है पूरा स्टेट में जो डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो कहाँ किसको कितना देना है, वो पूरा डिसाइड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो ये था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया हो और आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिली हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड। कोई अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद करिए। जय हिंद, जय भारत।